तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है रेस्पायरेशन, मतलब श्वसन। ठीक है, तो देखिए, आइए देखते हैं इसके विषय में कि रेस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में कई बार ये बताया है कि कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी जीवित प्राणी है, उसको ज़िंदा रहने के लिए, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ये ऊर्जा उसे कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा उसे खाने से मिलती है। जब वो खाने को खाता है, उसके बाद उसका जो पाचन तंत्र है वो उसको पचाता है। पचाने के बाद उसमें से जो है चीज़ों को, उसकी आंतें जो हैं, इंटेस्टाइन जो है, वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देती है। और ब्लड जो है उसको बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में लेकर जाता है, जहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है और जिससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, और उसी एनर्जी का यूज़ जो है हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए, रेस्पायरेशन क्या है, मैंने आपको बताया था डाइजेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन के बारे में पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, रेस्पायरेशन क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। रेस्पायरेशन ऐसी ऑक्सीडेशन क्रिया है जिसमें सेल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कार्बनिक पदार्थों, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मेनली इसमें लिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? खाने से, का विघटन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O का उत्पादन होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि रेस्पायरेशन क्या है। रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन उसी क्रिया को कहते हैं जिसको कि मैंने बार बार बताया है कि जो भी चीज़ें हमें पाचन के बाद चाहिए होती हैं उसको खून में मिला दिया जाता है और खून उन्हें जो है बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में लेके जाता है। तो सेल में ले जाने के बाद जो है, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली जाती है, इस प्रक्रिया को, मतलब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़ना या जो भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस हैं ये उसको तोड़ना और उसको तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इस सब का बनना, ये प्रक्रिया जो है रेस्पायरेशन कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि श्वसन यानी रेस्पायरेशन क्या है। श्वसन यानी रेस्पायरेशन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को ही सिर्फ रेस्पायरेशन नहीं कहते हैं। ये क्या है? ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ये श्वसन का एक पार्ट है, जिसके ज़रिए जो है हम, जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, उसमें से एनर्जी निकालने के लिए, तो इस प्रक्रिया, इस पार्ट में जो है हम ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये वो पार्ट है। और कंप्लीट रेस्पायरेशन क्या है कि वो ऑक्सीजन, वो सारी चीज़ें भी रेस्पायरेशन में ही आएंगी, बट कंप्लीट रूप से ये जब होगा जबकि ऑक्सीजन जो है सेल में पहुंच जाती है और सेल में कार्बोहाइड्रेट जो पहुंचा हुआ होता है उसका ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालना, ये कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पायरेशन का। देखिए, फिर इसके आगे क्या बता रहे हैं, इसके आगे कह रहे हैं रेस्पायरेशन सेल में होता है। इसका कुछ पार्ट सेल के साइटोप्लाज्म में एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट सेल के माइटोकाइंड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, सेल, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी जीवित प्राणी जो है वो सेल का, कोशिकाओं का बना होता है। तो रेस्पायरेशन कहाँ होता है? ये उसके एक एक सेल में होता है, एक एक कोशिका में होता है। ठीक है, और कोशिका के भी जो है कुछ भाग उसका साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म मतलब जो उसमें लिक्विड भरा होता है, जो सेल में जो लिक्विड द्रव भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है माइटोकाइंड्रिया में होता है। माइटोकाइंड्रिया जो है ये एक सेल कोशिका अंगक है। ठीक है, कोशिका का एक अंगक होता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा गृह। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है श्वसन की क्रिया करा के उसमें ऊर्जा निकालने का काम किया जाता है, इसलिए इसको ये कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन है। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन देख लेते हैं कितने टाइप का होता है। मेनली जो है यहाँ पे दो टाइप दिए गए हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है वायवीय श्वसन। वायवीय जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें वायु जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी होती है। और श्वसनीय पदार्थ का फुल ऑक्सीडेशन होता है। जो भी इसमें श्वसनीय पदार्थ है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या कोई भी चीज़ हो जिसका ब्रेकडाउन करके एनर्जी निकालनी है, तो उसका फुल ऑक्सीडेशन होता है, उसका पूरी तरीके से ऑक्सीकरण होता है। और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O बनते हैं, ठीक है। एंड ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 ATP अणु बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए पहली पॉइंट जो है वायवीय और एरोबिक, इसमें एयर मिला हुआ है और वायु मिला हुआ है, तो इससे क्या है, इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। इसमें जो है जो भी श्वसनीय पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है या XYZ कोई भी है, तो उसका जो है फुल ऑक्सीडेशन पूरी तरीके से जारी होता है, पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि पूरा उसका यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है H2O। और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से जो है 38 ATP के अणु, ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा की, जिसमें ऊर्जा जिस रूप में संचित होती है उसे ATP बोलते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होती है, जैसे कि ये C6H12O6, ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका ये होता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, वाटर बनता है, प्लस 38 ATP मतलब ऊर्जा के सिक्के, ATP को जो होते हैं ऊर्जा के सिक्के ही बोलते हैं, एंड 673 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या है रेस्पायरेशन का, एनारोबिक रेस्पायरेशन, यानी अवायवीय श्वसन, हिंदी में बोलते हैं अवायवीय श्वसन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एनारोबिक मतलब अवायवीय, अवायवीय मतलब जिसमें वायु की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होती है, इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होती है। आगे देखिए क्या है, इसमें श्वसनीय पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। इसमें जो भी श्वसनीय पदार्थ है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे उसके अलावा कुछ और भी हो, उसका अपूर्ण ऑक्सीडेशन मतलब पूरी तरीके से उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, पूरी तरीके से उसका जारण नहीं होता है, पूरी तरीके से यूज़ नहीं होता, ये कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनते हैं। तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। इसमें H2O यानी वाटर जो है वो नहीं बनता है, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, जो भी बनता है रिएक्शन के बाद, क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एनर्जी होती है, बट इसमें वाटर नहीं बनता है। इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन के जरिए, तो ये क्या बनता है, 2C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है जो कि जिसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस 27 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे कि एरोबिक रेस्पायरेशन में जो है 38 ATP के मॉलिक्यूल बन रहे थे, यहाँ पे जो है 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। इस प्रकार का श्वसन यीस्ट, बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है कहाँ पाया जाता है, ऐसे जीवों में पाया जाता है या तो जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती हो, जैसे कि कुछ प्लांट्स के सीड्स जो हैं जब तक कुछ दिनों तक वो भूमि के अंदर रहते हैं तो उनमें कुछ में पाया जाता है, या जो है यीस्ट है या बैक्टीरिया है, इन सब आदि में भी इस प्रकार का एनारोबिक रेस्पायरेशन पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि रिस्पायरेशन एक्चुअल में क्या है। रिस्पायरेशन क्या है कि सेल में जब हमारा मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस का जो वहाँ पे कंप्लीट होता है कि सेल में जो कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है या किसी का भी मॉलिक्यूल है, श्वसनीय पदार्थ है, जो कि हमारे डाइजेशन के होने के बाद जो है ब्लड के थ्रू वहाँ पे पहुँचा है, उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करके एनर्जी निकालना, ये पूरी प्रक्रिया जब यहाँ तक हो जाती है तब इसको जो है श्वसन कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। अब इसके लिए जो है हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, वो क्या काम करता है, वो
ऑक्सीजन को लेने का, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, ब्लड में पहुंचाने का काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में, और मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर क्रिया जो है उसके माइटोकांड्रिया में होती है। माइटोकांड्रिया क्या है, एक कोशिका अंगक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने होते हैं, 2 टाइप का होता है रेस्पिरेशन। पहला टाइप का जो है एरोबिक है, जिसमें कि ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से जो है 38 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये इसकी केमिकल रिएक्शन दी हुई है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होता है। इसमें जो है एथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और एनर्जी रिलीज होती है। इसमें H2O नहीं बनता है, और इसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP के अणु बनते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यीस्ट, बैक्टीरिया आदि हम मान सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्राणियों में या एनिमल्स में जो है रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो देखिए इसको मैंने 2 उसमें बांट दिया है। एक है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखिए ये 3 स्टेप जो है हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आ जाते हैं, 2 स्टेप जो है ये इंटरनल रेस्पिरेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वायु का रेस्पिरेटरी ऑर्गन द्वारा अंदर लेना। सबसे पहले जो है ऑक्सीजन है या वायु है, उसको हम अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, तभी तो वो उससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से आगे हम काम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, उससे एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो वो लंग्स हो सकते हैं या अलग कुछ अलग एनिमल्स में कुछ अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो है उसको बॉडी के अंदर लिया जाता है। लंग्स है, उसमें नोज़ आ जाती है, लंग्स आ जाती है, ट्रैकिया, जिसके भी जरिए ऑक्सीजन को या वायु को अंदर लेना, ये पहला स्टेप होता है। जब उसको अंदर ले लेंगे तो दूसरा स्टेप क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में वायु और ब्लड के बीच गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो क्या होता है, अब जब अंदर ले लिया है वो ऑक्सीजन जो है या वायु जो है वो लंग्स में पहुंच गई है, तो लंग्स जब उसको ब्लड को देगा तब ब्लड उस ऑक्सीजन को आगे ले जाएगा, वो टिश्यूज़ में ले जाएगा, सेल्स में ले जाएगा। तो क्या किया जाता है, तो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के वो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो लंग्स है या कोई भी और ऑर्गन हो सकता है, अदर एनिमल में अदर हो सकता है, वो क्या करता है कि ब्लड वायु को ब्लड के बीच ऑर्गन में वायु और ब्लड के बीच गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है, और जो ब्लड वहाँ से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा होता है, जो कि रेस्पिरेशन होने के बाद बनी हुई होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड जो है वो ऑर्गन को वापस कर देता है, जिससे जो है वो उसको दोबारा से जब वायु को हम बाहर निकालते हैं, जो सांस हमने अंदर ली उस सांस को बाहर निकालते हैं, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो मतलब गैसेस का एक्सचेंज होना, ये दूसरा स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या है, वायु को अंदर लेना, वायु जो है हमारे लंग्स में या कोई भी जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें पहुंच जाती है। फिर उसके बाद वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ब्लड को दे देता है, और ब्लड जो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो लेकर आया है वो जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को दे देता है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन होने के बाद, जैसे कि आपको मैंने यहाँ बताया था, जैसे ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, और वाटर बनता है, और ये बनता है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड को वापस कर दी जाती है, जो ब्लड जो है वापस से ले जाकर जब वापस से ले जाके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में वापस कर देता है, जिससे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वापस छोड़ दी जाती है। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारा लंग्स है या जो भी ऑर्गन है वो ऑक्सीजन लिए हुए होता है, वो ब्लड को दे देता है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, ब्लड को ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन एंड गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ब्लड क्या करता है, ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर उसको इसका ट्रांसपोर्टेशन परिवहन करता है। मतलब जहाँ जहाँ पे बॉडी में उसकी ज़रूरत है, जिस टिश्यू में, सेल्स में, वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन को, मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन गैस को और गैसेस को लेकर जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप जो है हमारे ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है।
ब्लड एंड टिश्यू में गैसेस एक्सचेंज। अभी क्या होता है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेकर आ गया है टिश्यू के पास या सेल्स के पास। तो अब ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को जो है या जो भी गैस को वो लेकर आया है उसको जो है वो उस टिश्यू के बीच एक्सचेंज करता है। मतलब टिश्यू में पहले से अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये जो प्रक्रिया हो रही थी हमारी, ये जो प्रक्रिया हुई है ये सेल में हुई है ना, तो सेल के पास ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहती है जो कि वो ब्लड को वापस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो भी टिश्यू है हमारा वो ब्लड को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और ब्लड जो है जिस ऑक्सीजन को लेकर आया है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, लंग्स से, वो टिश्यू को दे देता है। ठीक है, तो ये चौथा स्टेप होता है। फिर क्या होता है, टिश्यू में एनर्जी रिलीज होना। अब टिश्यू में ऑक्सीजन आ गई है या सेल में ऑक्सीजन आ गई है, अब जो है उसकी मदद से जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ की जाएगी। यहाँ ये दोनों स्टेप जो हैं ये इंटरनल रेस्पिरेशन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी आपके रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, और जो ये यहाँ पे ये डिफिनेशन लिखी हुई है ये इसकी लिखी हुई है, टिश्यू में एनर्जी रिलीज़ करने की लिखी हुई है। और जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ज़्यादातर छोटे क्लासेस में इतना ही होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किस तरीके से ऑक्सीजन है या वायु है जो है वो हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स में जाने के बाद किस तरीके से वो जो है ब्लड में चली जाती है, यहाँ तक होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस बता दी है कि रेस्पिरेशन क्या है, ये कहाँ होती है, ये कितने टाइप का होता है रेस्पिरेशन, और एनिमल्स में रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। देखिए, अगर आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, चाहे वो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है या किसी भी अदर एनिमल का पढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है कि आप पहले से इस वीडियो को देख लें, समझ लें, क्योंकि को एक्चुअल में ये समझना है कि रेस्पिरेशन है क्या। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े होते हैं और वो सोचते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, बस इतना ही रेस्पिरेशन में आता है। और वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर क्यों लिया जा रहा है, ऑक्सीजन का अंदर एक्चुअल में काम क्या है, कि आखिर क्यों अंदर हमें ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है जो कि बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का क्या काम है, और कंप्लीट रेस्पिरेशन मतलब पूरा रेस्पिरेशन क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है। इन सब चीज़ें को ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो जो मेरा वो होगा वो इंशाल्लाह ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताना, उसके स्टेप्स के बारे में बताना और उसके टाइप्स के बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको वो वीडियो बहुत ही ईजिली समझ में आ सके। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी ज़रूर देखिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।